100 एंड 110 सीसी सेगमेंट ये वो सेगमेंट है जो इंडिया के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, छोटी राइड भी हो जाती है, कभी कभी लंबी राइड भी हो जाती है और साथ ही साथ फ्यूल इफिशिएंट भी ये गाड़ियाँ रहती है। और इसी बीच हीरो ने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम है हीरो पैशन प्रो, नए अवतार के साथ, नया लुक और कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। आज इस गाड़ी का कई सारी बातें सुनने के बाद, मार्केट रिव्यू के बाद, आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो अगर अभी भी आपने इस गाड़ी को नहीं खरीदा है और आप इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखना, तब भी जाकर डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ हम इसके सारे प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूंगा कि लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। हो सकता है मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। पर्सनली मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो जी हाँ, इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। आप मुझे बताना कमेंट में आपको लुक कैसा लगता है। जहाँ तक बात आती है इसके मजबूती की या फिर इसके कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे देखो जो बिल्ड क्वालिटी नज़र आ रही है ओवरऑल अच्छी है, सब कुछ बेहतर है। जो प्लास्टिक क्वालिटी इसमें मिल रही है काफ़ी अच्छी है, साथ ही जो चेसिस है वो भी बेहतर मिल रही है। इसके हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी और जो मिरर्स है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी अब की बार मिल रही है, चाहे वो सीटिंग हो या फिर फुट रेस्ट की क्वालिटी हो। तो ओवरऑल प्लास्टिक मटेरियल हो या फिर फैब्रिक मटेरियल हो या फिर रबर मटेरियल से मेटल मटेरियल, जो भी है अच्छी क्वालिटी का यहाँ मिल रहा है, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन करेगी। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट आपको मिल रहा है 117 किलो का मिल रहा है। 116, 117, 118 जो होते रहता है डिस्क वेरिएंट, नॉन डिस्क वेरिएंट में। तो 117 किलो, 118 किलो तक का जो अगर इसका कर्व वेट आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली इसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है। गाड़ी चलने में स्टेबल चलती है। साथ ही बॉडी टू वेट रेशियो कह लो या फिर पावर टू वेट रेशियो कह लो, अगर कैलकुलेशन निकालोगे तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा गया है। अब कभी अगर आपको ये गाड़ी खराब रास्तों पर लेकर जाना पड़े या फिर ओबड़-खाबड़ रास्तों पर लेकर जाना पड़े तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। साथ ही जब आप इसे सिटी में चलाओगे तो इसका जो इनिशियल पिकअप है, पहले ही गियर पे ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से उठ जाती है और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे जैसे आप चलाना चाहो चला सकते हो। ओवरऑल जो व्हील बेस है 1270 mm का इसमें मिल रहा है। यही एक चीज़ है जो हाईवे पर भी इसको स्टेबल चलाती है और साथ ही अगर सिटी राइड आप कर रहे हो तो सिटी में भी आपको अच्छी खासी सस्टेन कर लेती है, क्योंकि व्हील बेस इसलिए बताया जाता है कि इसका टर्निंग रेडियस कितना है। तो मैंने पहले जैसे ही कहा कि ये सिटी राइडिंग में भी बेहतर है, तो इस लिहाज से काफ़ी कम जगह में ये घूम जाती है और आपको सिटी राइडिंग का अनुभव काफ़ी अच्छा दिलाती है। और उसी के साथ इस गाड़ी में आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी लगा करके मिल रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आप लंबी ट्रैफिक में फंसे हो, बहती हुई ट्रैफिक है, चलती हुई ट्रैफिक है, कुछ 10-15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर आपको चलाना पड़ रहा है, तो बस आपको ऑटो सेल ये हेल्प कर देता है। बस फर्स्ट गियर में गाड़ी लगा करके थ्रोटल छोड़ देना है, घुमाना नहीं है, आपको बैठे रहना है, बाकी काम आपकी गाड़ी कर लेगी। क्योंकि ये चलती ट्रैफिक में, बहती ट्रैफिक में एक जैसे स्पीड पर ही चलते रहती है। दैट इज योर सेल टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हीरो द्वारा अब की बार प्रोवाइड की जा रही है। उसी के साथ यहाँ जो 790 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग अब की बार इस गाड़ी में लगाई गई है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। तो यहाँ पे अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उसके ऊपर है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। अगर 5.4 फीट है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। वैसे चला सकते हैं, लेकिन कभी कभी खराब रास्तों में पैर इधर उधर चला जाता है तो वहां पे मुश्किलें आ सकती है। अब अगर सीटिंग पोजीशन की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है ये एक कम्यूटर सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है और यहाँ पे जो राइडर के लिए सीटिंग पोजीशन है काफ़ी हद तक स्ट्रेट है। तो अगर आपकी लंबी राइड भी हो जाती है 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक भी आप वन टाइम जा सकते हो, फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला या फिर पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, वो वाली चीज़ नहीं होने वाली। तो सीटिंग पोजीशन बेहतरीन है। और अगर राइडर के साथ साथ पिलियन की बात कर ली जाए तो पिलियन के लिए भी ये सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिंगल सीट मिलती है, जो स्टेप सीट या फिर स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। तो पिलियन भी अच्छे से बैठ जाता है। और अगर सिंगल साइड बैठने वाला कोई बंदा है, यानी दादा होती है, दादी होती है या फिर एजेड पर्सन्स होते हैं हमारे घर में, मम्मी है वगैरह, तो वो दोनों पैर एक साइड में करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। पीछे पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रैब रेल भी आपको मिल रहा है, तो उनको बिठा करके भी आप इस गाड़ी पर लॉन्ग राइड कर सकते हो। आपको ज़्यादा स्पोर्टी जो सीट है वो नहीं है, तो उसका ये फ़ायदा मिलने वाला है। हाईवे पर जब आप इस गाड़ी को लेकर के जाते हो तो ये गाड़ी आराम से 85 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड पर चली जाती है, उसके ऊपर भी जाती है, ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद 85-90 के बाद थोड़ा सा आपको ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है, यानी कि जो साइलेंसर है इसका, तो वहाँ से थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा निकलता है, वो कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो वैसे भी ये 110 सीसी की गाड़ी है, आपको ज़्यादा भगाने के लिए नहीं है, और 80-85 काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 70-65 तक ही आपको इसे सीमित रखना होगा, अदरवाइज़ गाड़ी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा। इसी के साथ अगर आप इसके टायर्स देखोगे तो 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, दोनों साइड में आपको सेम टायर मिल रहे हैं, लेकिन ये हैंडलिंग को और भी बेहतर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटर सेगमेंट में जिस लिहाज से टायर्स की ज़रूरत होती है, सोच समझ करके बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से यहाँ पर टायर्स की डायमेंशन लगाई गई है। और इसी के साथ आपको इस पर कॉर्नरिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने जैसे कहा ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है। मेन मुद्दे की बात आती है वो है इसके दिल की। आइए जानते हैं ये कैसे धड़कता है। 113.2 यानी कि 113.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है। ऑब्वियसली ये BS6 के साथ आ रहा है और यहाँ पर आपको FI मिल रहा है। अब ये जो इंजन है ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 9.14 PS की, और साथ ही मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 9.79 Nm की। इस गाड़ी में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें हीरो की अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी i3S भी मिल रही है। वो इसमें कट ऑफ सेंसर भी है, गाड़ी अगर गिर जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक्सीडेंटल केसेस से आपको बचाती है। मतलब अगर गाड़ी गिर जाती है तो थ्रोटल अपना पकड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे समझता नहीं है जल्दी से क्या करे, तो जो पिछला टायर है वो घूमते रहता है, ज़्यादा इंजरी होने का चांसेस होता है हमें। तो उस लिहाज से अगर देखें तो गाड़ी गिरने पर ये काफ़ी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, यानी ऑटो कट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वो मिल रही है। इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए तो जैसे मैंने कहा ये 75-80 तक भी आराम से चली जाती है, 85 भी चली जाती है, लेकिन 80-85 तक आपको स्मूथ एहसास गाड़ी दिलाती है। 85 के ऊपर थोड़े से वाइब्रेशंस गाड़ी पर महसूस होने लग जाते हैं, आपके हैंडल बार पर होते हैं, और जो राइडर है उसके फुट पेग्स पर भी होता है थोड़ा बहुत वाइब्रेशन, फ्यूल टैंक पर भी दिखता है, और जो आपका पिलियन है उसके ग्रैब रेल पर अगर उसने पकड़ रखा है तो वहां पर भी वाइब्रेशंस नजर आते हैं। और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, तो हाई स्पीड पर ये साइलेंसर से आवाज़ आती है, और वाइब्रेशंस का कारण भी कहीं ना कहीं वो नज़र आता है। इस गाड़ी के जो गियर बॉक्स है 4 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मार्केट रिव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों को इसके गियर बॉक्स में कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आई हुई है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आई हो उन लोगों ने गाड़ी का कहीं ना कहीं अच्छे से ख्याल ना रखा हो, या फिर उनके गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो सकता है। खैर ये अलग चीज़ होती है। वैसे अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, कुछ हद तक 3rd या फिर 4th गियर में शिफ्टिंग के वक्त आपको स्टक नज़र आ सकता है, कहीं ना कहीं अटक सकता है, यानी कि 2 बार 3 बार थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ सकता है पैरों से, तब जाके ये गियर आपका उतर सकता है या फिर चढ़ सकता है, वो वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इसकी वजह से थोड़ी नाराज़गी ज़रूर दिखी हुई है। अब अगर आप 2 बंदे बैठे हो, हट्टे कट्टे बंदे बैठे हो, आपके साथ सामान भी है, जैसे गैस की हंडी होती है, चारा होता है, विलेज वाले एरिया में अक्सर लोग इस तरह के स्टंट मारते हैं, तो अगर कुछ है आपके साथ या फिर 3 लोग बैठे हो, 3 लोग कभी मत बिठाना, लीगल नहीं है। अगर चढ़ान पे आप इस गाड़ी को चढ़ा रहे हो तो इनिशियली काफ़ी अच्छी पावर अपने आप में रखती है, पुलिंग पावर। साथ ही साथ इसमें अगर आपको 3rd या फिर 2nd या फिर 3rd गियर तक भी पावर अच्छी है, 4th गियर में कहीं ना कहीं पावर लूज होने लग जाती है अगर लंबी चढ़ान है तो वो प्रॉब्लम है। वैसे अगर स्पीड में चढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन अगर कम स्पीड में है तो गाड़ी का गियर अटक सकता है और वापस से आपको 3rd या फिर 2nd पे जो है रिवर्स शिफ्ट करना पड़ेगा, और तब जाके गाड़ी को पावर देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे है। वही जब कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा था तो यहाँ पे सस्पेंशन के मामले में भी देख लेते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉक जो ऑब्जर्वर सस्पेंशन है वो मिल रहे हैं, और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहे हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन। तो रियर के तो चलो ठीक है, लेकिन फ्रंट के थोड़े स्टक नज़र आते हैं, थोड़े से हार्डर साइड में जो है वो है। वैसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रियर सस्पेंशन अगर अच्छे हैं आपके तो फ्रंट के थोड़े बहुत हार्ड रहे तो भी चलता है, क्योंकि रियर सस्पेंशन का मैक्सिमम काम रहता है लंबी राइड में या फिर खराब रास्तों में। इस गाड़ी में 2 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक आपका डिस्क वाला मिलता है और एक आपका ड्रम वाला मिलता है, यानी दोनों साइड ड्रम और एक सिंगल साइड डिस्क। तो ब्रेकिंग के लिहाज से देखें तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनका फंक्शन वही है कि अगर अगला लगाओ तो पिछला भी लगता है, पिछला लगाओ तो अगला भी लगता है। अब इस
चीज़ की वजह से होता यह है कि आपका जो ब्रेकिंग की स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी अच्छे से रुक जाती है गाड़ी। और यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर 55-60 के स्पीड पर हो, पैनिक सिचुएशन अगर आ जाती है ब्रेकिंग की, तो गाड़ी अपने आप अच्छे से रोक लेती है आपको। हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है यहाँ पे। डार्क नाइट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग महसूस हुई है, इतना अच्छा दूर तक फोकस यहाँ पे नज़र नहीं आता है। और साथ ही अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस महसूस होता है। तो जिस हिसाब से आपको क्लियरली रास्ता दिखाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पे थी। 11 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। माइलेज की बात करूँ तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है। कुछ लोगों को 60 का मिला हुआ है, कुछ लोगों को 65 का मिला हुआ है, तो कुछ लोगों को 70 का मिला हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देख रहे जो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे को 70 प्लस मिला या फिर 75 प्लस मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके राइडिंग स्किल के ऊपर ही माइलेज डिपेंड करता है। टेंटेटिवली आप ये समझ के चलो कि आपको 60 से लेकर 65 या फिर उसके ज़्यादा माइलेज मिल सकता है इस गाड़ी को लेकर के। वही प्राइस का भी सीन होता है, हर जगह अलग अलग होता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, तो 65 से लेकर 70 हज़ार एक शोरूम प्राइस होती है। आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर के इसकी ऑन रोड प्राइस आपके सिटी में कितनी है पूछ सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस गाड़ी का सर्विस नेटवर्क कैसा है, यानी कि हीरो का सर्विस नेटवर्क कैसा है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है। भगवान ना करे आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहाँ स्पेयर पार्ट ही ना मिले, या फिर रूरल एरिया में आधी रात में किसी गाड़ी बंद पड़ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, तो ऐसे में इमरजेंसी केस में क्या आपको ये गाड़ी के लिए जो स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबल हो पाएंगे? तो देखो ऐसा है कि हीरो ये देसी ब्रांड है, पहली चीज़। दूसरी, हीरो का सर्विस नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, स्ट्रांग है। सिटी वाले एरिया में अगर आप रह रहे हो या फिर आपके गांव के आसपास ही सिटी है, 5-10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ से सिटी 20-25-30 किलोमीटर तक की है और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसके स्पेयर पार्ट मिल भी जाए और ना भी मिले, 50-50 चांसेस है। और अगर बीच रास्ते में कई गाड़ी बंद पड़ जाती है रात में, तो फिर मैं इसके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑफ शायद मिल भी सकते हैं ना भी मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हीरो की सर्विस ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ इसका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको बाकी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले अच्छी ही मिलनी है। साथ ही साथ अगर इसके जो वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट है लगभग 350 से लेकर 500 रुपये के बीच में लग जाएगी जब सर्विसिंग कराने आप जाओगे तो। और वही अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करते हो तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो अलग से ही लगेगी। ये जो मैंने बताया आपको सिर्फ सर्विसिंग कॉस्ट बताई है। अब इतनी जो मैंने पूरी स्टोरी बताई है आपको, जो इस गाड़ी के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ लगभग बता दिया है मैंने, किस चीज़ का कैसा कितना परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। तो अब अगर मोरल की बात कर ली जाए, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? लगभग 70 हज़ार करीब इसकी प्राइस आती है, 65-70। इतने पैसे देकर के क्या इससे बेहतर कोई ऑप्शन है मार्केट में? तो देखो ऐसा है, प्लैटिना एज गियर इसका कड़ा कॉम्पिटिटर है और तगड़ा कॉम्पिटिटर है। इसी के साथ टीवीएस की रेडियन भी इसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर है, स्टार सिटी प्लस भी है। मतलब ये जो सेगमेंट है 100 एंड 110 सीसी, ये काफ़ी तगड़ी सेगमेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है पैशन प्रो, इसने भी अपना स्टैंड बना करके रखा है अपनी इस सेगमेंट में। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ब्रांड के साथ जाना है और किस गाड़ी को खरीदना है। पर्सनल मैं अगर मेरे ओपिनियन की बात करूं तो देखो, अगर आपको एक अच्छा लुक चाहिए, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, एक देसी ब्रांड चाहिए, साथ ही साथ लुक इसका मॉस्कुलर है, और वही जो सिटी राइड होती है ज़्यादा मैक्सिमम आपके सिटी राइड होती है और हाईवे पर आप कभी कभार जाते हो, ज़्यादा स्पीड आपको पसंद नहीं है, क्लासिक टाइप का आप चलाना होता है आपका, ज़्यादा फंकी राइडर्स नहीं हो आप, तो डेफिनेटली मैं आपको ये गाड़ी रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर आप भी इस गाड़ी के ओनर हो तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर मंडे मैं लेकर के आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। होता यह है कि आप ही के द्वारा शेयर किया गया एक्सपीरियंस अगर मैं बाकी लोगों को सुनाऊँ तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, और जो पर्टिकुलर इसी गाड़ी को खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। कोशिश तो यही है कि किसी बंदे का गलत जगह पे पैसे ना लग जाए, और वही हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इसी के साथ अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।